जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, एक टॉपिक है, आपने सुना ही होगा, वन स्टेट वन लैंग्वेज, या इसको वन लैंग्वेज वन स्टेट भी कह सकते हैं। अभी कुछ साल पहले भी ये मुद्दा आया था। अब इसको हम समझेंगे। जो भी सिविल्स की तैयारी करता है वो लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ता है, राइट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने देखा था जब हमारा संविधान बन रहा था। आप अच्छी तरह जानते हैं, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हमें पता है कि संविधान जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, राइट। तो इसी बीच क्या हो रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। और ये मांग, अगर मैं उत्तर और दक्षिण में तुलना करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है, ये मांग दक्षिण में काफी जोर पकड़ रही थी। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि उस समय की जो एक तरह से जो केंद्र सरकार थी वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे कि हमने सुना ही है, एसके धार आयोग या एसके धार कमीशन, जो जून 1948 में बनता है और जो अपनी रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 को, और जिसमें यह साफ तौर से कह दिया जाता है कि वन स्टेट वन लैंग्वेज का सिद्धांत भारत की अखंडता, इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। और जब ये रिपोर्ट आती है तो ये सुनते ही, ये रिपोर्ट जो आई, दक्षिण भारत में काफी आक्रोश फैला। तो इसीलिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई जिसमें 3 सदस्य बने, जिसे आप जानते हैं जेवीपी कमिटी के नाम से। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टा भाई सीतारामैया। हाई प्रोफाइल कमेटी थी, इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और दिसंबर 1948 को ही ये बनी, और जिसने अगले वर्ष अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। आई रिपीट, अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जेवीपी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया, वन स्टेट वन लैंग्वेज के सिद्धांत। तो इसी बीच हमें क्या दिखता है, एक महान हस्ती है जिनका नाम है पी श्रीरामुल्लू। 56 दिनों यानी कि 56 डेज की जो हंगर स्ट्राइक थी, उनकी भूख हड़ताल थी, अंत में 15 दिसंबर 1952 को उनका देहांत होता है। आई रिपीट, 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत होता है। इसीलिए काफी आक्रोश फैल गया था। तो केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से यह घोषणा करी कि 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को एक आंध्र स्टेट गठित किया जाएगा। और इसी के पश्चात हमें दिखता है कि दिसंबर माह में, यानी कि दिसंबर 1952 को, एक फाजल अली आयोग बनाया जाता है, जिसका यही मकसद है कि राज्यों को जो मांग उठ रही है भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, क्या किया जा सकता है इसमें। तो फाजल अली आयोग बनाया गया, जिसमें 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। और इस आयोग ने काफी समय लिया और अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबके समक्ष रखी, जिसके तहत इन्होंने इसमें 4 प्रावधान दिए। अब जैसे 4 प्रावधान क्या थे, 4 पैरामीटर्स क्या थे। पहला, कि देश की अखंडता, सुरक्षा को कहीं ना कहीं हमेशा सुरक्षित किया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा और उसको हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, कहा गया कि कहीं ना कहीं एक कल्चरल होमोजिनिटी, यानी कि एक सांस्कृतिक एकीकरण किया जाएगा। तो यहीं से कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं फाजल अली कमीशन ने वन स्टेट वन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एक हरी झंडी दिखाई। और अन्य जो 2 बातें थी, वो एक आर्थिक विकास के आधार पे थी कि आर्थिक और विकास को भी ध्यान दिया जाएगा। और अन्य जो था उस पर अभी उतना चर्चा नहीं करूंगा, 4 थे, जिसमें मैंने आपको 3 बताए, और जिसमें से जो दूसरा है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं वन स्टेट वन लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, इन सभी बातों में जैसे हमने देखा, एसके धार कमीशन बना था 1948 में, जेवीपी कमेटी बनी 1948, फाजल अली कमीशन बना 1952। तो आपने देखा होगा यहां पर कहीं पर भी हमारे जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर का जिक्र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? काफी आलोचना भी की गई उनकी,
जो उनके क्रिटिसाइजर थे, जो आलोचक थे कि देश में इतनी बड़ी मुसीबत है और देश के लिए जो संविधान जिसने लिखा है, जिसने ड्राफ्टिंग करी है, वो इसमें चुप है, मौन है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अंबेडकर साहब ने एक किताब प्रकाशित करी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो इसमें भाग नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं इस बुक के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। तो मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं आपके बी आर अम्बेडकर के विचारों से। अब देखिए, फाजल अली कमीशन के द्वारा जो सुधार दिए गए थे, उन सुधारों को मद्देनजर 16 राज्यों को बनाने का बात की गई। 16 राज्यों। अब 16 राज्यों को देखेंगे तो वहां पर अंबेडकर साहब कहते हैं कि 16 राज्य जो बनाए गए थे वो एक बहुत बड़ी मूर्खता थी इस आयोग के द्वारा। बिलीव मी, आयोग कौन सा? फाजल अली कमीशन वाला। तो अंबेडकर साहब कहते हैं क्योंकि अगर आप उसको देखते हैं 16 स्टेट को, और उनका अगर आकार की बात करते हैं, आकार से मेरा मतलब है यहां पर हम कंसीडर करेंगे पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। देखिए, आप कंसीडर एरिया को भी कर सकते हैं, पर आपने पॉपुलेशन को कंसीडर करना है। तो पॉपुलेशन के आधार पर हम देखेंगे तो 16 राज्यों में जो बताए गए थे, उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां एक राज्य जो यूपी है, वहां की जनसंख्या 6 करोड़ से ज्यादा है, और जो बॉम्बे है वहां की जनसंख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। अब देखिए, बाकी जो अन्य राज्य थे वहां पर जनसंख्या काफी कम थी, कहीं कहीं पर तो 1 करोड़ से भी कम थी। अब देखिए, इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। एज पर अंबेडकर साहब की कमीशन ने, यानी कि फाजल अली कमीशन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो आकार है, जो एक जनसंख्या को ले रहा है, जैसे यूपी जो है 6 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का है, तो ये जो आकार है इसको छोटा बड़ा किया जा रहा है। कहीं पर 6 करोड़ है, कहीं पर 4 करोड़ है, कहीं पर कम है, कहीं पर कम है। तो आकार को कंसीडर नहीं किया जा रहा। ये सबसे बड़ी भूल कहते हैं अंबेडकर साहब। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए, आकार जब बहुत बड़ा होगा और भारत जैसा देश जो डाइवर्स है, जहां पर इतनी भिन्नताएं पाई जाती हैं, वहां अगर आप सबको साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद होंगे। इसीलिए अंबेडकर साहब इस फाजल अली कमीशन की एक भूल बताते हैं। और आगे वो बताते हैं कि देखिए, अगर आप वैश्विक स्तर पे देखिए, वर्ल्ड वाइड देखिए, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, वो ऐसे राज्य हैं जहां पर वन स्टेट वन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है। और कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है कि जर्मनी, इटली, फ्रांस ने अपना आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किया है। उनकी अखंडता आज भी बनी हुई है। वैसे ही अंबेडकर साहब उदाहरण देते हैं ओल्ड टर्की का और ओल्ड ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला मैंने, ऑस्ट्रिया बोला। वहां पर मल्टी लैंग्वेज को रखा गया एक ही राज्य में, जिसके कारण वहां पर काफी अराजकता देखी गई। इसलिए मैंने लगाया ओल्ड टर्की और ओल्ड ऑस्ट्रिया। जो नया टर्की और नया ऑस्ट्रिया बना, वहां पर भी हमें कुछ किस तरह का दिखता है, वन स्टेट वन लैंग्वेज। अब देखिए, यहां पर एक ब्राइस की किताब है। ब्राइस की एक किताब लिखी गई थी उनकी, वॉशिंगटन, आगे कुछ नाम है मैं थोड़ा भूल रहा हूं, पर याद रखिएगा ब्राइस, BRYC, ब्राइस साहब है। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इनकी किताब का नाम। इस किताब में एक चर्चा की गई है। अंबेडकर साहब अपनी किताब में इस किताब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ब्राइस साहब ने लिखा है कि एक बार जो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट चर्च है, वहां पर एक समारोह हो रहा था, तो वहां पर शपथ की बात की गई। तो वहां शपथ लिखी गई और यह कहा गया शपथ के दौरान कि जो ये अमेरिका है, लॉर्ड इस नेशन को ब्लेस करे। तो जब ये वाक्य आया गया कि लॉर्ड इस नेशन को, इस नेशन से मेरा तात्पर्य है अमेरिका को, ब्लेस करे, तो यहां पर काफी विवाद हो गया। नेशन शब्द से लोगों को आपत्ति हुई। फिर यही शब्द को बदला गया, लॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लेस करे। यानी कि ये जो नेशन है उसको हटाकर स्टेट्स डाला गया। यानी कि लॉर्ड जितने भी स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, लॉर्ड उनको ब्लेस करे। यानी कि नेशन को हटाकर स्टेट्स शब्द को रखा गया। अब इसका क्या मतलब है ना? थोड़ा सा ट्रिकी है सर, इसका क्या मतलब है? अब इसको आगे बताते हैं अंबेडकर साहब। देखिए, थोड़ा मैं अपने लेवल पे आपको बताना चाहता हूं कि नेशन
और स्टेट्स, यानी कि जैसे आज आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम भारत को क्यों नहीं कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया? कभी सोचा आपने? हम क्यों नहीं कह सकते भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया? क्योंकि इंडिया में भी तो स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और सब यूनाइटेड है। तो क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखिए हमारे वहां जिस दिन वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया, आई रिपीट, एक राज्य एक भाषा, और फिर भी वो सब एक हैं, तब हम एक तब हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। पर हमारे वहां क्या होता है कि हमारे वहां एक ही स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं आपको दिखती है, राइट? जैसे मैंने बताया कि हमारे जो फाजल अली आयोग था, वहां पर आपने देखा होगा बॉम्बे को एक साथ रखा गया, और बॉम्बे में हमेशा मतभेद रहा है गुजराती और मराठियों के बीच, राइट? ऐसे ही काफी राज्य थे जहां पर अलग अलग भाषाओं को एक साथ रखा गया। तो मुद्दा यह है कि आपको यह समझना है कि क्यों जो शपथ समारोह था वहां पर नेशन को हटाकर स्टेट्स को रखने की क्यों बात की गई? क्योंकि नेशन जो होता है, नेशन एक भावना होती है, एक ब्रदरहुड की भावना होती है, राइट? क्या होता है? एक ब्रदरहुड की भावना होती है। अब हमें वो समझना पड़ता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आप समझ रहे होंगे कि नेशन क्या होता है? एक ब्रदरहुड की भावना होती है। पर अगर यहां पर अलग अलग भाषाएं अगर एक ही राज्य में डाली जाएंगी तो क्या आपको लगता है ब्रदरहुड की भावना आएगी? जैसे वर्तमान में आप मणिपुर का इशू देख सकते हैं, कोकीजुमी और मैतीस का जो विवाद है, क्योंकि जब कल्चर डिफरेंस और कल्चर संस्कृति भाषा से जुड़ी हुई होती है, भाषा का काम होता है उस संस्कृति को सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि नेशन क्या करता है? एक भावना होती है, और ये भावना तभी ज्यादा स्ट्रांग होती है जब यहां पर आपको एक राज्य में एक भाषा बोलने का अधिकार दिया जाए, यानी कि एक वन स्टेट वन लैंग्वेज हो जाए और सब आपस में यूनाइट रहे, राइट? तो इसीलिए जो नेशन है, नेशन के विरुद्ध काफी लोग आ गए थे एज पर ब्राइस। अब आप क्या समझे इससे? अब इसको अदर एंगल से भी अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए ध्यान से, जैसे मैं मिडिवल हिस्ट्री में आपको ले जाऊं, आपने देखा होगा जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, हर्षा की मृत्यु के बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है, जहां पर हमें दिखता है प्रतिहार जो नॉर्थ वेस्ट में थे, पाल जो ईस्टर्न इंडिया में थे, राष्ट्रकूट जो आपके डेक्कन वाले एरिया में थे, ये सब आपस में लड़ते क्यों थे इतना? और वही राजपूतों में देखिए आप, राजपूतों में जो चौहान है जिसे आप चहमानास कहते हैं, और जो आपके गहडवाल्स हैं, वो क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर नेशन की भावना है। नेशन की भावना मतलब यह होता है कि वहां पर ज्यादा किनशिप चलता है, वहां पर ज्यादा रिश्तेदारी चलती है, राइट? अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा नेशन की भावना बुरी है, राइट? पर नेशन की भावना तभी सुरक्षित रहेगी जब कहीं ना कहीं एक स्तर पर कल्चर को प्रिजर्व करने की बात की जाएगी। जैसे एक राज्य बनाया जा रहा है और अगर उसका आकार बड़ा है तो आप उस भाषा के आधार पर उस राज्य को रखिए, राइट? अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे अंबेडकर साहब हमें एक बात बताते हैं कि एक देखिए आगे हमें अंबेडकर साहब बताते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी और इंडिपेंडेंट स्टेट में एक बारीक सा अंतर होता है। आई रिपीट, बिल्कुल नैरो डिफरेंस होता है। क्या होता है? देखो इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी जो होती है, मैंने नेशनैलिटी अभी आपको बताया था, ब्रदरहुड की बात करती है, तो इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि ज्यादातर लोग ब्रदरहुड की भावना उसी से रखते हैं जब आप कल्चरली सेम होते हैं, राइट? क्योंकि आपने देखा ही होगा राष्ट्र भावना के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र भावना के आधार ही देश पर, माफ कीजिएगा, राष्ट्र भावना के आधार पर ही देश का निर्माण होता है, राइट? तो इसीलिए क्या होता है जब इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी की भावना आती है तो वो चाहती है कि उसकी संस्कृति प्रशासनिक तौर पे भी जुड़ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जुड़ जाए। व्हाट आई मीन टू से कि नेशनैलिटी, इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी क्या कोशिश करती है कि उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज बन जाए। आई रिपीट, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज भी बन जाए। आई मीन सॉरी, मैंने उल्टा बोला, स्टॉप, स्टार्ट। देखिए अब हमें अंबेडकर साहब एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं, वो बताते हैं इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी और इंडिपेंडेंट स्टेट का डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस बहुत बारीक है। अब आप समझिए इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी क्या करती है? इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो चाहती है, इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी, कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। जैसे पंजाब में
जो पंजाबी लोग हैं वो चाहेंगे कि उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी बन जाए, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन जाए, पंजाबी बन जाए। वही मराठियन जो मराठी हैं वो चाहेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी बन जाए, तेलुगु वाले तेलुगु चाहेंगे, मलयालम वाले मलयालम चाहेंगे, तमिलियन तमिलियन चाहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये है इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी। तो इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी क्या करती है, ऑफिशियल लैंग्वेज को भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहती है। पर वहीं पर जब मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट स्टेट में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट आपका अपना कल्चर है, आपकी लैंग्वेज है, नो डाउट, आप रखिए उसको, आपको अधिकार दिए जाते हैं, आप अपने लेवल पे आप काम कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे हमारी अनुसूची 7 आप जानते हैं, जहां पर राज्य को अपनी शक्ति दी गई है। परंतु यहां पर जब बात होती है ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज कॉमन रखी जाती है। यानी कि इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी की डिग्री इंडिपेंडेंट स्टेट से ज्यादा है। और इसीलिए इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी की बात हमें मिडिवल हिस्ट्री में दिखती है। इसीलिए हमें मिडिवल हिस्ट्री में इतनी एनार्की दिखती है कि राजपूत भी एक नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं, राइट। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है कि अंबेडकर साहब एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जक्स्टा पोजिशन, JUXTAPOSITION। जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है विपरीत कल्चर को एक साथ रखना। ऑब्वियसली वो लड़ेगा। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि जिस तरह से आयोग जो बनाए गए थे, सभी ने वन स्टेट वन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं नकारा। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन बनाई है जिससे हम कह सकते हैं जक्स्टा पोजीशन, जो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगी। क्योंकि आप विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक साथ रखेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र जो चलता है उसकी बुनियादी भाईचारे पे, राइट। और आगे यहां पर हमारे अंबेडकर साहब हमें एक सजेशन देते हैं कि किस तरह से अगर आप वन स्टेट वन लैंग्वेज का सिद्धांत देते हैं तो उसके एक कहीं ना कहीं समस्या भी है, उसमें उसका एक डिमेरिट भी है। वो डिमेरिट है कि कहीं ना कहीं ये वन स्टेट वन लैंग्वेज आगे चलकर इंडिविजुअल नेशनैलिटी में कन्वर्ट होगा, इंडिविजुअल नेशनैलिटी में कन्वर्ट होगा। मैंने अभी बताया आपको, यानी कि स्टेट क्या करेगा, अब कहीं ना कहीं वो एक भाषा के आधार पर बन गया है, फिर वो कोशिश करेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज को भी वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए हमारे अंबेडकर साहब एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कभी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको रीजनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए कहा गया अंबेडकर द्वारा कि भैया ऐसा है कि हिंदी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब संविधान आजाद हुआ तो इंग्लिश को पहले रखा गया है, और यह कहा गया अंबेडकर साहब के द्वारा कि भैया हिंदी लैंग्वेज को धीरे धीरे एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। इसीलिए आज के समय पे आप देखते होंगे जो हमारी राजभाषा है, देखिए हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राइट, क्योंकि भैया सेक्युलर, तो राष्ट्रभाषा हम रख नहीं सकते, पर हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी इसीलिए है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपने देखा है कि अगर मैं बात करूं कि जब फाजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में, फिर 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, फिर धीरे धीरे हमें दिख रहा था जैसे 1 मई 1960 को बॉम्बे जो था उसको विभाजित किया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। बट ये बात का ध्यान दिया गया है कि जो राज्य हैं चाहे वो भाषा के आधार पर बनाए जा रहे हैं, राइट, जैसे आंध्र से, माफ कीजिएगा, जैसे तमिलियन से तेलुगु वालों को अलग किया तो आंध्र प्रदेश बना, तो भाषा के आधार पर इस तरह से बन रहा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, गुजराती और मराठी। बट अभी भी आप देख रहे होंगे राज्य चाहे बनाए तो जा रहे हैं, बट कभी भी जब बात होती है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की, राजभाषा की, तो उसको हिंदी रखा जाता है, चाहे वो दक्षिण के हैं चाहे वो उत्तर के हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी बात आपको ये समझनी है कि आपको यहां से जो भी मैंने आपको बताया, नो डाउट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं और आप और समझना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करिए, स्क्रॉल हो रहा है नंबर, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट्स आपके अगर आप मेंस में डालते हैं तो नो डाउट आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड कर रहा हूं। जय हिंद।